Emma? By your holy resurrection! Really, this is an amazing movie. इस मूवी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो पूरी दुनिया में देखे और सुने गए हैं। हम इन सिम्टम्स को इस वीडियो में साथ के साथ हाईलाइट करते रहेंगे ताकि आप भी इन्हें ठीक से समझ सके और इन फ्यूचर इन सिम्टम्स को पहचान भी सके, बिकॉज प्रिकॉशंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में भी ऐसी घटनाएं अक्सर देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका घोस्ट माइंड मूवीज चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ इस भयानक सफर पर। यह मूवी 1928 में घटी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे आज 2025 में भी ज्यादातर पैरानॉर्मल वैज्ञानिकों के लिए एक स्टडी केस माना जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक परेशान से दिख रहे फादर जोसेफ के साथ जो चर्च में प्रेयर कर रहे हैं। बैकग्राउंड से कुछ अजीब सी फुसफुसाती हुई आवाजें आ रही हैं जो माहौल को और ज्यादा रहस्यमय बना रही हैं। प्रेयर खत्म होने के बाद फादर जोसेफ उस आवाज की दिशा में बढ़ते हैं जहां चर्च में एक कमरे में एक्सोर्सिज्म चल रहा है। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक पजेस्ड लड़की एस्मा स्मिथ दीवार पर छिपकली की तरह चल रही है। इसके बाद कहानी 9 दिन पीछे चली जाती है जहां हमें बताया जाता है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। फादर जोसेफ चर्च में अपनी स्पीच दे रहे हैं। वो सभी लोगों को अपने भाई की रिसेंटली मृत्यु के बारे में बताते हैं जिसने खुद को खुद ही खत्म कर लिया था। उनकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके भाई की मृत्यु पर फूल और कार्ड्स भेजे थे। स्पीच के बाद जब लोग जा चुके होते हैं तब एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बिशप यानी हेड ऑफ द चर्च है फादर जोसेफ के पास आते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद वो जोसेफ को एक मोटी फाइल थमाते हैं जिसमें एक गंभीर समस्या से ग्रस्त महिला एमा स्मिथ की मेडिकल और साइकियाट्रिक रिपोर्ट्स होती हैं। बिशप बताते हैं कि डॉक्टर के मुताबिक ये सभी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन इसके बावजूद एमा का व्यवहार बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जोसेफ फाइल खोलते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। एक पन्ने पर उन्हें एक्सोर्सिज्म लिखा दिखाई देता है। फिर उनकी नजर एमा की एक तस्वीर पर पड़ती है। उन्हें लगता है जैसे उसकी आंखें उन्हें ही घूर रही हैं। बिशप बताते हैं कि एमा के परिवार और पड़ोसियों ने एक्सोर्सिज्म की रिक्वेस्ट की है। जोसेफ पूछते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि ये काम मैं करूं? Me to perform it? No. लेकिन बिशप बताते हैं कि ये काम पहले ही एक एक्सपीरियंस्ड एक्सोर्सिस्ट को सौंपा जा चुका है जिसका नाम फादर थियोफिल्स राइजिंगर है। कंफ्यूज होकर जोसेफ पूछते हैं कि अगर ये सब तय हो ही चुका है तो फिर ये जानकारी आप मेरे साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? बिशप एडवर्ड बताते हैं कि इसलिए क्योंकि ये एक्सोर्सिज्म रिचुअल उनके ही चर्च में होने वाला है। जोसेफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि भूत प्रेत को छोड़िए और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। लेकिन बिशप कहते हैं कि प्लीज आप हमें मत सिखाइए और फादर थियोफिल्स की मदद के लिए तैयार हो जाइए। ये एक डायरेक्ट ऑर्डर था। बिशप के जाने के बाद जोसेफ परेशान हो जाते हैं। रात में वो फाइल को गहराई से पढ़ते हैं और तभी उन्हें एमा का लिखा एक नोट मिलता है जिसमें उसने डरावने अंदाज में लिखा था कि कोई शक्ति मेरे कानों में भयानक क्रूर शब्दों में फुसफुसाती है। फाइल में और भी भयानक बातें लिखी हुई थी। ये सब पढ़ने के बाद वो तुरंत एमा को चर्च में ट्रांसफर करने के लिए फोन करते हैं और फादर थियोफिल्स को भी तुरंत आने के लिए कॉल करते हैं। कुछ ही देर में एमा को कई सिस्टर के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में चर्च के अंदर लाया जाता है। चर्च पहुंचने पर नने एमा को एक कमरे में ले जाती है जहां वो बेहोशी सी की हालत में सो जाती है। इस बीच जोसेफ फादर थियोफिल्स को लाने निकलते हैं लेकिन वो खुद ही चर्च में पहुंच जाते हैं। जोसेफ उनसे समय पर न आने के लिए माफी मांगते हैं। मदर सुपीरियर फादर थियोफिल्स का स्वागत करती है और उन्हें सम्मान पूर्वक बैठने को कहती है। वो कहती है कि एमा का केस उन्हें भी परेशान कर रहा है लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये कोई सुपर नेचुरल मामला है। फादर थियोफिल्स कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस सिचुएशन को पूरी सावधानी से देखूंगा। फिर वो बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म के लिए उन्हें 3 लोगों की एक टीम बनानी होगी। नंबर 1 ऐसी नन जो इस दौरान एमा को मजबूती से पकड़ सके और कोई दूसरा आदमी जो शॉर्ट हैंड नोट्स ले सके और तीसरा फादर जोसेफ होंगे जो इस दौरान होने वाली हर घटना और बात को सटीक तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे। वो प्लान करते हैं कि रिचुअल सनसेट से शुरू होगा और जितना जरूरी होगा उतना ही चलेगा। तभी अचानक सिस्टर रोज दौड़ते हुए कमरे में आती है और बताती है कि एमा खाना नहीं खा रही है और जानवरों की तरफ वायलेशन कर रही है।
थियोफिल्स पूछते हैं कि क्या उसे ब्रेस्ट खाना दिया गया था, लेकिन रोज को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जोसेफ सिस्टर एंटेला को कहते हैं कि आप उसके लिए बिना ब्लेसिंग का दूसरा खाना बनाइए और फिर उसे दीजिए। बाद में जोसेफ एमा के कमरे में जाते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो देखते हैं कि फर्श पर ढेर सारी चिट्ठियां बिखरी पड़ी हैं। वो उन्हें उठाने लगते हैं। एमा बताती है कि ये चिट्ठियां उसने अपनी मरी हुई माँ के लिए लिखी थी, जिन्हें वो उसकी ग्रेव पर रखना चाहती है। जोसेफ को फिर से लगता है कि यह कोई मानसिक समस्या हो सकती है, न कि भूत प्रेत का मामला। वो अपनी चिंता फादर थियोफिल्स को बताते हैं और एक्सोर्सिज्म को तब तक टालने की गुजारिश करते हैं जब तक एमा का एक बार फिर से मेडिकल जांच ना हो जाए। लेकिन फादर थियोफिल्स जोर देते हैं कि यह समस्या मनोवैज्ञानिक नहीं है, पर जोसेफ नहीं मानते और बताते हैं कि उनका एक बचपन का दोस्त जो सैलम में डॉक्टर है, उन्होंने उसे फोन किया है, जो एक हफ्ते में एमा की जांच के लिए यहाँ पर आ जाएगा। वो कहते हैं कि कम से कम तब तक ज्यादा कठोर कदम ना उठाए जाएं। थियोफिल्स रेस्ट्रेंट्स की जरूरत पर जोर देते हैं, लेकिन फाइनली फिलहाल इस प्रोसेस को पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन उसी रात जब फादर थियोफिल्स एमा से मिलने जाते हैं तो उसकी लगातार बिगड़ती हालत देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। वो फादर जोसेफ और नोनो को बताते हैं कि एमा डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार हो रही है। जो खाना हम उसे दे रहे हैं उसके शरीर तक वो नहीं पहुंच रहा है, और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो डॉक्टर के आने से पहले ही उसकी मौत हो सकती है। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम्स, जिसमें हेल्दी फूड लेने के बावजूद पेशेंट वीक होने लगता है। तो थियोफिल्स सख्ती से कहते हैं कि जो मैं कहता हूं बिल्कुल वैसा ही करो। वो समझाते हैं कि डीमन उन्हें कई तरह से रोकने की कोशिश करेगा और उनके बीच डिस्ट्रस्ट पैदा करेगा, उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें पूरे आत्मविश्वास और एकता के साथ काम करना होगा। वो कहते हैं गॉड ने हमें इसी काम के लिए चुना है, हम इस सुपरनेचुरल वॉर में गॉड के वॉरियर हैं। उसी रात फादर थियोफिल्स, फादर जोसेफ, सिस्टर रोज और सिस्टर सारा की एक टीम एमा का पहला एक्सोर्सिज्म करने की शुरुआत करते हैं। एमा अशांत और उदास दिख रही है। थियोफिल्स प्रेयर शुरू करते हैं और नने भी उनके साथ प्रेयर में शामिल हो जाती हैं। जोसेफ एक कमरे में खड़े होकर रिचुअल को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। शुरुआत में एमा कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं शो करती, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बेचैन होने लगती है। थियोफिल्स फिर भी बिना रुके प्रेयर जारी रखते हैं। जल्द ही एमा दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी ऐसी हालत देखकर सिस्टर्स डर जाती है। जब थियोफिल्स उस पर होली वाटर स्प्रिंग करते हैं तो एक इनविजिबल पावर रुक जाती है और एमा बेहोश हो जाती है। थियोफिल्स पहला एक्सोर्सिज्म कामयाबी से पूरा करते हैं और सिस्टर से एमा को उसके बिस्तर पर ले जाने के लिए कहते हैं। जोसेफ हैरानी से यह सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। एमा को सेटल करने के बाद सिस्टर चली जाती है और जोसेफ भी वहां से जाने वाला ही होता है कि तभी उसे एमा के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तरफ देखता है तो अचानक उसके शरीर का एक भयानक इनवॉयलेंटरी मोमेंट देखकर चौंक जाता है। इधर बाकी सिस्टर्स रोज से पूछने की कोशिश करती हैं कि आखिर अंदर हुआ क्या था, लेकिन वो कोई कमेंट करने से बचती है और उन्हें टाल देती है। अगली सुबह जोसेफ देखता है कि एमा फादर थियोफिल्स के साथ बाहर टहल रही है। इसके बाद दूसरा एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। इस बार प्रेयर की वजह से एमा का शरीर अननेचुरल तरीके से ऐंठने लगता है। प्रेयर के शब्द सीधे उस डिमन पर असर करते हैं जो उसके शरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन अचानक एक भयानक आवाज के साथ एमा कुर्सी से उठती है और वायलेंटली जोसेफ की तरफ बढ़ती है। वो मजबूती से उसका हाथ पकड़कर चाटने लगती है। यह हमला इतना पावरफुल है कि जोसेफ अकेले उससे अपना हाथ तक नहीं छुड़ा पाते। सिस्टर रोज और सिस्टर सारा पूरी ताकत लगाकर जोसेफ का हाथ उससे छुड़ा पाती है। तभी एमा जोसेफ पर चिल्लाते हुए पूछती है, क्या तुम पश्चाताप करना चाहते हो? इसके बाद वो सिस्टर रोज के बाल पकड़कर खींचती है, जिससे उसको तेज दर्द होने लगता है। इस अटैक की इंटेंसिटी से सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं, यहाँ तक कि जोसेफ भी फादर थियोफिल्स से कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसका बंदोबस्त कीजिए। थियोफिल्स भी मानते हैं कि एमा और बाकी सबकी सुरक्षा के लिए एक्सोर्सिज्म के दौरान उसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगले दिन मदर सुप्रियल जोसेफ को अपने ऑफिस में बुलाती है और एमा की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, लेकिन जोसेफ कोई जवाब देने के बजाय कहते हैं कि वो फादर थियोफिल्स से सीधे बात करें। तभी मदर सुप्रियर उन्हें सिस्टर रोज की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, जिसके बाल एमा ने खींचे थे। इसके बाद जोसेफ सिस्टर रोज को अकेले बेंच पर बैठे हुए देखते हैं तो उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। रोज बताती है कि डॉक्टर विर्कमैन ने उन्हें एक ऑइंटमेंट दी है जिससे दर्द में थोड़ी राहत मिली है। जोसेफ सिंसियरली माफी मांगता है और भरोसा दिलाता है कि अब एमा को हर वक्त रिस्ट्रेंड रखा जाएगा। तब सिस्टर रोज कन्फेस करती है कि हालांकि उसे पता है कि एमा बीमार है, फिर भी वो न जाने क्यों उस वक्त उस पर गुस्सा हो गई थी, खुद को रोक नहीं पाई थी। वो सोचती कि क्या गॉड एमा को बहाना बनाकर हम सबको पनिश कर रहा है। जोसेफ उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि उसे अपने इमोशंस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसके लिए प्रेयर करता है और जल्दी रिकवरी की दुआ करता है। उसी रात तीसरा एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। आज सिस्टर रोज की जगह सिस्टर मैरी आती है, जो एमा की हालत देखकर डर से कांप रही है। उसने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। सिस्टर सारा उसे शांत करने की कोशिश करती है, भरोसा दिलाती है कि सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। एमा को बेड से बांधने के बाद फादर थियोफिल्स रिचुअल शुरू करते हैं।
जोसेफ हमेशा की तरह डिटेल्स नोट करता है। कुछ सेकंड बाद एमा को तेज कन्वल्शन होता है, उसका शरीर वायलेंटली ट्विस्ट करता है और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं, जो अंदर की डार्क एनर्जी को रिवील करती है। बाद में जोसेफ फादर थियोफिल्स से कहता है कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। थियोफिल्स जवाब देता है कि उसका काम एफिलेक्टेड का इलाज करना है, बिना डेमोन को और ज्यादा एम्यूनेशन दिए हुए। इसलिए कभी कभी कुछ डिटेल्स को बहुत गहराई से ना जानना ही बेहतर होता है। जाने से पहले वो हैमलेट की एक लाइन कोट करते हैं, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ देन आर ड्रीम्स ऑफ इन योर फिलोसफी। उस रात फादर जोसेफ की नींद कुछ डरावनी फुसफुसाहटों से टूट जाती है, फिर भी वो उन्हें इग्नोर करता है और वापस सो जाता है। अगली सुबह वो अपने प्रीस्ट के काम में जुट जाता है, लेकिन एमा के एग्जोर्सिज्म के डरावने सीन उसके दिमाग में अब भी चल रहे हैं। हॉल में प्रेयर के दौरान वो एक प्रेयर भूल जाता है और कुछ लोग उसका डिस्ट्रैक्शन नोटिस करते हैं। जोसेफ दिखाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ उसे खाए जा रहा था। इसके बाद अगले दिन रिचुअल से पहले सिस्टर सारा अपने प्रोटेक्शन के लिए रोजरी लेकर एमा के कमरे में आती है। वहां फादर थियोफिल्स बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि एमा बेड से बंधी। माहौल टेंस हो जाता है, जैसे हवा में कुछ भारी सा हो गया हो। अचानक एमा वायलेंटली छटपटाने लगती है। जोसेफ नई सिस्टर से बाल्टी लाने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि एमा वॉमिट कर सकती है। तभी पजेस्ट एमा थियोफिल्स को सिस्टर सारा की रोजरी हटाने का ऑर्डर देती है। डरी हुई सारा तुरंत ओबे करती है और रोजरी को नीचे रख देती है। थियोफिल्स एंटिटी से उसका नाम बताने को कहते हैं। जवाब में डेमोन जोसेफ के मर चुके भाई की बात शुरू करता है, जो जोसेफ के लिए बहुत पेनफुल होता है। एग्जोर्सिस्ट एंटिटी को डांटता है। आखिरकार वो डैमेंड सोल खुद को मीना के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और जर्मन भाषा में धमकाते हुए वार्निंग देता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कुछ सेकंड बाद मीना एक चिपचिपा सा लिक्विड टाइप का कुछ सब्सटेंस वॉमिट करता है। कमरे में बदबू फैल जाती है, जिससे सबको उबकाई आने लगती है। अगले दिन जोसेफ अपने मर चुके भाई की चीजों को देखता है। उसे सेंट माइकल द आर्क हैंगल पेंडेंट और बचपन की उसकी एक फोटो मिलती है। वो दोनों चीजें अपने नाइट स्टैंड पर रखता है और फिर एमा के कमरे में नाश्ता ले जाता है और देखता है कि वहां चिट्ठियां फिर से बिखरी पड़ी हैं। वो उन्हें फिर से उठाता है और अपने कमरे में लाकर पढ़ने लगता है। उन लेटर्स में एमा की हैंडराइटिंग कांप रही थी, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स के असर में लिखी गई हो। कुछ बातें कोई सेंस नहीं बनाती और कुछ बातें पवित्र ग्रंथों से ली गई लगती हैं। इसके बाद फादर थियोफिल्स, जोसेफ, सिस्टर मैरी और सिस्टर सारा अगले रिचुअल के लिए एमा के कमरे में पहुंचते हैं तो उसके शरीर पर भयानक चोटों के निशान देखकर डर जाते हैं। फिर भी थियोफिल्स एमा के हाथों को बेड से बांध देते हैं और रिचुअल शुरू करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जोसेफ व्याकुल होकर उनसे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि इतनी जख्मी हालत में एग्जोर्सिज्म एमा के लिए ठीक नहीं है, हमें मंडे तक डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन थियोफिल्स बिना हिले कहते हैं कि रिचुअल को जारी रखना ही होगा और फिर प्रेयर शुरू कर देते हैं। हवा भारी हो जाती है, फर्श हिलने लगता है और बिना हवा के ही खिड़कियां वाइब्रेट करने लगती हैं। एमा के अंदर का डेमन रिएक्ट करता है। मीना एक टेरिफाइंग नजर से जोसेफ की ओर देखता है, फिर वो थियोफिल्स की तरफ मुड़ता है और बुलंद आवाज में कहता है कि शैतान जल्द ही शांति के भगवान को कुचल देगा। थियोफिल्स एंटिटी को जुडास के रूप में पहचानता है और पूछता है कि वो एमा को क्यों टॉर्मेंट कर रहा है। जुडास गुस्से में जवाब देता है कि एमा अंदर से सड़ रही है और वो बुरी मौत मरेगी। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। थियोफिल्स डीमन को मैनिफेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। इसके बजाय एमा का बेड वायलेंटली गिर जाता है। सिस्टर सारा और जोसेफ उसे बचाने दौड़ते हैं, लेकिन सिस्टर मैरी का हाथ बेड के फ्रेम में फंस जाता है। वो चीखती है, उसकी स्किन जलने लगी है जैसे बेड कोई रेड हॉट हो। बड़ी मुश्किल से वो छूट पाती है। जोसेफ सारी सिस्टर्स को तुरंत कमरे से बाहर जाने को कहता है। बाद में जोसेफ गुस्से में थियोफिल्स से भिड़ जाता है। वो कहता है कि उसके रिचुअल का एमा पर कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ है, इससे एमा को सिर्फ दुख और चोटें ही मिली है। वो कहते हैं कि दो सिस्टर रोज और मैरी बुरी तरह से इंजर्ड हुई हैं और एमा को अभी फौरन मेडिकल मदद चाहिए, न कि एग्जोर्सिज्म। फादर जोसेफ की बातें सख्त है लेकिन डिस्प्रेशन से भरी हुई हैं। उनका फेथ हिलने लगा है, डर से नहीं बल्कि लाचारी से। थियोफिल्स शांत लेकिन दृढ़ता से कहता है कि जोसेफ अभी भी असलियत को नहीं देख पा रहा है। उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तलाश उसे ब्लाइंड कर रही है और ये डाउट एमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर वो एक बात बताता है जो जोसेफ को नहीं पताती। वो बताते हैं कि मैं एमा को बचपन से जानता हूं। थियोफिल्स एक पेनफुल सच कबूल करते हैं। वो बताते हैं कि अपने एग्जोर्सिस्ट कैरियर की शुरुआत में जब उनके पास एमा की पोजीशन से लड़ने के लिए ना तो नॉलेज थी और ना ही कोई टूल्स थे, तब वो एमा जो कि पजेस्ट थी उसकी मदद नहीं कर पाए थे और लाचारी में उन्होंने उसे डॉक्टर के हवाले छोड़ दिया था। वक्त के साथ एमा ने उसे चिट्ठियां लिखी कि वो रिकवर हो गई है, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो डेविल अब भी पूरे धैर्य और चालाकी से उसके अंदर इंतजार कर रहा है। थियोफिल्स गिल्ट से भारी होकर नजरें झुकाते हुए टूटी आवाज में कहते हैं कि एक बार मैं फेल हो चुका हूं, अब दोबारा नहीं होना चाहता। इधर रीजन और फेथ के बीच में फंसा हुआ जोसेफ चुपचाप खड़ा है। बाहर हवा कॉन्वेंट की खिड़कियों से टकराती है जैसे कोई इनविजिबल पावर अंदर आना चाहती हो।
तभी एक क्रॉस बिना वजह गिर जाता है। दोनों पादरी एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं कि वक्त खत्म हो रहा है और इस बार एनिमी दूसरा चांस उन्हें नहीं देगा। थियोफिल्स बताता है कि जब एमा की मां की मौत हुई थी तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गई थी। डेमन ने उस मौके का फायदा उठाया और फिर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। जोसेफ पूछता है कि डेमन ने एमा को ही क्यों चुना। थियोफिल्स शांति से जवाब देता है कि एमा में कुछ डीपली स्पिरिचुअल है जो उसे सैटर्न का इजी टारगेट बनाता है। फिर वो कहता है कि अगर अब हमने एमा को फिर से छोड़ दिया तो हम सब लोग भी इस डेमन के शिकार अब बन सकते हैं, क्योंकि डेमन का असली गोल उनका फेथ तोड़ना था। इसलिए वो जोर देता है कि हमें एमा को फिर से छोड़ने की बजाय पूरे विश्वास से अपना काम करना चाहिए। अगले दिन सिस्टर रोज एमा के कमरे में जाती है। दरवाजा धीरे से खोलते ही उसे एक हॉरिफाइंग सीन दिखाई देता है। उधर जोसेफ अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देख रहा है। तब उसे पता चलता है कि एमा बचपन में ही एक सैटेनिक रिचुअल का शिकार हो गई थी जो एक प्रिस्ट और नन जैकब और मीना ने किया था। तभी रोज आती है और उसे एमा को देखने ले जाती है। जोसेफ देखता है कि एमा नंगी और खून से सनी दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गई है। कमरा पूरी तरह से ट्रैश है। तभी थियोफिल्स आ जाते हैं और कपड़े से उसे ढकते हैं। मदर सुप्रियर भी यह सीन देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। बाद में वो दोनों पादरियों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और थियोफिल्स से डिमांड करते हैं कि अगर एक हफ्ते में एमा में रिकवरी के साइन नहीं दिखे तो रिचुअल रोक दिए जाएंगे। वो ये भी ऑर्डर देती हैं कि एमा को बेसमेंट में शिफ्ट किया जाना चाहिए क्योंकि वो सेफ जगह है। फिर वो जोसेफ के साथ अकेले बात करने को कहती हैं। वो एमा की कंडीशन के बारे में चिंता जताती हैं, लेकिन जोसेफ उसकी बातों को काटते हुए रिचुअल को जारी रखने की इजाजत मांगता है। उसी रात जोसेफ का बचपन का दोस्त जो अब डॉक्टर है चर्च में एमा की जांच करने आता है। जांच के बाद वो बताता है कि एमा में बस डिहाइड्रेशन है और वो कुपोषित है, बस इसके अलावा वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो सलाह देता है कि उसे रेस्ट करने दिया जाए ताकि वो रिकवर हो सके, लेकिन जोसेफ इंसिस्ट करता है कि कुछ तो है जो उसे खा रहा है और हम सबको भी इफेक्ट कर रहा है। अगले दिन हॉल में प्रेयर के दौरान फादर जोसेफ का गला रूंग जाता है क्योंकि लोगों के बीच उसे बार बार एमा दिखाई देती है और बार बार गायब हो जाती है। वो महसूस करते हैं कि सभा के कुछ लोग भी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद बिशप उससे मिलने आता है जो एमा की कंडीशन से वरीड है। डिस्टर्ब जोसेफ उसे वार्न करता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगी। जोसेफ ऑनेस्टली कॉन्फेस करता है कि उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। छठा एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। थियोफिल्स रिचुअल को लीड करता है जबकि जोसेफ ग्रोइन एंग्जाइटी के साथ देखता रहता है। बीच में जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थियोफिल्स उसे बिना हिचके धक्का दे देता है। अचानक डेमन की आवाज एमा के जरिए मैनिफेस्ट होती है। जोसेफ का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो अपनी ये फादर वाली पोस्ट अब छोड़ दे और जल्द ही फांसी लगाकर अपने मरे हुए भाई के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। गुस्से से भरा जोसेफ फिर से ये सब रोकने की डिमांड करता है। वो कमरे से बाहर चला जाता है जबकि पजेस्ट एमा एक ग्रीनिश लिक्विड वॉमिट करती है। बाहर जाकर जोसेफ चुपचाप प्रेयर करने लगता है। अचानक कमरे के अंदर एमा वायलेंटली सिस्टर मैरी को मारती है और फिर वो डेमनिक आवाज कहती है कि एमा हेल के किंगडम में हमेशा रिजॉइस करेगी, लेकिन अपना नाम सुनते ही एमा बेहोश हो जाती है। रिचुअल के बाद एक डेमन थियोफिल्स के कमरे में नजर आता है। वो वार्न करता है कि अगर एक्सोर्सिज्म जारी रहे तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर जोसेफ के कमरे में एक सडन नॉइज उसे चौंकाता है। वो दीवार के पास जाता है और दूसरी तरफ से आवाज सुनता है। अचानक सामने का मिरर टूट जाता है जिससे वो घबरा कर पीछे हट जाता है। तभी उसे एमा अपने कमरे में दिखती है लेकिन तुरंत गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे अपने हाथ में इंटेंस पेन होने लगता है, बिल्कुल उसी जगह जहां पजेस्ट एमा ने उसे काटा था। अगले दिन डिस्टर्ब जोसेफ थियोफिल्स से मिलता है और बताता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, ना तो मैं सोच पा रहा हूँ, ना ही कुछ खा पा रहा हूँ और ना ही सो पा रहा हूँ। थियोफिल्स उसे पानी का गिलास देकर शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि सैटन का मिशन हमें डाउट में डालकर हमारा विश्वास तोड़ना है। इसी बीच एमा बेड से उठकर पानी का गिलास लेने की कोशिश करती है। अचानक उसे दौरा पड़ता है। गिलास और दूसरी चीजें कमरे में फेंकने लगती है। फिर वो रोने लगती है। बाद में एमा थियोफिल्स से रिक्वेस्ट करती है कि ये सब खत्म होने के बाद वो उसकी माँ की ग्रेव पर ये लेटर्स रख दे। थियोफिल्स कहते हैं कि नहीं, ये तुम ही रखोगी, तुम ठीक हो जाओगी। उस रात थियोफिल्स एमा का फाइनल एक्सोर्सिज्म करता है। वो उसे बेड से बांध देते हैं। बिना हिचके थियोफिल्स फाइनल एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। जोसेफ और सिस्टर रोजा एमा को दीवार से सटाकर पकड़ते हैं जबकि डेमन फ्री होने की पूरी कोशिश करता है। थियोफिल्स अपनी प्रेयर से उसे टॉर्मेट करता है। तभी एमा डेमन के खिलाफ फाइट करने लगती है और थियोफिल्स से मदद मांगती है। वो उसका हाथ पकड़ने लगता है कि तभी गलती से बाइबल उसके हाथ से छूट जाती है। इसी बीच चर्च के अंदर घंटियां बजने लगती हैं। मदर सुप्रियर और बाकी लोग भी प्रेयर शुरू कर देते हैं। जोसेफ बाइबल उठाता है और बाकी सभी प्रार्थनाएं पढ़ने शुरू कर देता है। एंटिटी और टॉर्मेट होता है। आखिरकार जॉइंट एफर्ट से डेमन भाग जाते हैं और ये लोग एमा को बचा लेते हैं। थियोफिल्स एमा से पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो? वो हाँ में सिर हिलाती है और जोसेफ वहीं पर डर
और उलझन में बैठ जाते हैं। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।